हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं माय लॉजिकल एकेडमी। दोस्तों, आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ठीक है, तो वीडियो का चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 है। तो जल्दी से दोस्तों आप चलते हैं अपने पीडीएफ स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने पीडीएफ स्क्रीन पर और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह पहले फिर से बोलूँगा कि खुशी की बात यह है कि आपने प्रोसेस नहीं अपनाया है ब्राइब का, इसलिए फटाफट दबा दीजिए बटन सब्सक्राइब का। दोस्तों आई होप आपने लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा। तो चलिए वीडियो पॉइंट है हमारा पहला है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। ठीक है, तो हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यानी कि साइंटिफिक नज़रिया कैसे आया यूरोप में और हिस्टोग्राफी में। ठीक है, और नोटेबल स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा है, कैसे उन्होंने लिखा है, क्या एग्जामिनेशन किया है, वो हम जानेंगे आगे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर का जो थीम है वो क्या है। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है अपना हिस्टोरियोग्राफी यानी कि डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यानी कि डेवलपमेंट जो हमारा विकास जो हुआ जब वेस्ट के साइड में, इंडिया का जो पार्ट है वेस्टर्न साइड, उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट हुए वो हम जानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज़ आर कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज़ ये कैसे आई, किस ऑब्जेक्टिव से आई कि पास्ट के इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल यानी कि सिस्टमेटिकली कैसे समझा जाए। इस चीज़ को समझने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग, स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें सामने आई। दिस इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, और इसी जो प्रोसेस है कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं तो आज के समय को बीतने के बाद कुछ साल के बाद ये सिचुएशन, ये जो मॉडर्न एरा है, जो मॉडर्न एरा चल रहा है 2023, ठीक है, इसको भी अपने बुक में पढ़ा जाएगा, अपने बुक में देखा जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड यानी कि द लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज़ यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में एम्पेरिकल मेथड यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज, यानी कि जो पास्ट में जितने भी अवेलेबल नॉलेज थे उस नॉलेज को अवेलेबल वेरीफाई करने के लिए ही हम फिजिकल एंड नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग द लॉज दैट रिमेन ट्रू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। ठीक है, और यही मेथड हमें अलाउ करती है कि हम अपने उस पास्ट को, उस प्रीवियस इवेंट को अपने नज़रिए से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, यानी कि जो अलग अलग टाइम से चलते आ रही चीज़ें हैं उसको हम सही से जान सके, पढ़ सकें। Those law can be tested in the proof repeatedly, और उस सारे लॉ को, सारे नियम कानून को हम टेस्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं रिपीटेडली, बार बार हर तरीके से पढ़ने के बाद उस चीज़ को हम प्रूव कर पाते हैं। In the historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में दोस्तों ये इम्पॉसिबल है, या फिर हम कह सकते हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी को मेथड को हम अपनी लेबोरेटरी में सही से एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हम अवेलेबल नहीं थे, पास्ट इवेंट्स के टाइम पे हम अवेलेबल नहीं थे, तो हम अपने पास्ट के इवेंट्स को अपने लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल्सो इन द हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉ दैट रिमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो अब वैसे ही हिस्ट्री में भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाकर, मनगढ़ंत हिस्ट्री इवेंट बनाकर अपने टाइम एंड स्पेस में उसमें हम इंक्लूड कर सकें। टू बिगिन विद नीड टू एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ठीक है, अब बिगिन करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि लैंग्वेज को जानता हो और एक स्क्रिप्ट को जानता हो। स्क्रिप्ट मतलब होता है दोस्तों कि जो
ऐसा लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो पास्ट के स्क्रिप्ट को जानता हो, स्क्रिप्ट माने लिखावट को जानता हो, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्सपर्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, ताकि हम उस चीज़ को, इस डॉक्यूमेंट को, उस स्क्रिप्ट को हम आसानी से समझ सकें और उसके मीनिंग को जान सकें, कब की सिचुएशन है, कब का ये पास्ट है, कब का ये इवेंट है, या फिर कब का ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप्स ऑफ पेपर। ओके, तो अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उसको क्या ज़रूरत पड़ता है कि वो एग्जामाइन करता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है, ठीक है, किस क्राइटेरिया का है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेटरिंग स्टाइल दिया हुआ है, लेटरिंग स्टाइल दिया हुआ है, ऑथर्स ऑफ स्टाइल राइटिंग दिया है, यानी कि ऑथर जिस प्रकार से कौन से स्टाइल में, कौन से राइटिंग में लिखा हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और किस टाइप के पेपर पे इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी का ये स्टैम्प है, एक्सेट्रा, एंड टाइप्स ऑफ अगर सच अ डॉक्यूमेंट्स इन इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय द हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलीवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, ठीक है। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम आगे चलकर स्क्रूटिनाइज यानी कि निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ही अपने हिस्टोरिकल रेफरेंस को हम रिलीवेंट टाइप से आगे पढ़ पाते हैं। सच डॉक्यूमेंट्स इज फर्दर स्क्रूटिनाइज, यानी कि आगे चलकर ही इस चीज़ को स्क्रूटिनाइज किया जाता है बाय द हिस्टोरियन, यानी कि जो इतिहासकार होता है वो इस चीज़ को रिलीवेंट रिसोर्सेस, हिस्टोरिकल रेफरेंस के तरफ से इसको एग्जामाइन कर लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला पॉइंट है राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव। अब हिस्टोरिकल नैरेटिव कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ें किया जाता है कि एग्जामाइनिंग द रिलेवेंट रेफरेंस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो किस पास्ट से, किस ईरा से वो बिलोंग करता है, ये पहले जान लेना इसका मेन मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिंग द historical information, highlighting the process that lead to the historical transition, carrying out the comparative analysis, ठीक है। तो पहले कन्फर्मेशन करती है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है सही से कलेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद उसको हाईलाइट करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो हिस्टोरिकल ट्रांजिशन में दिख सके। कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, फिर उसके बाद हम उस एनालिसिस को, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं कि किस प्रोसेस में ये इवेंट हुआ रहेगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस, यानी कि किस टाइम का प्रोसेस है, कब हुआ था ये, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे अपने से भी कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लगाने पड़ते हैं कि किस प्रकार का ये लॉजिक लगाया गया था उस पास्ट टाइम पे कि ये जो रिसर्च है बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग द रिलेवेंट क्वेश्चन इन द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंस, तो जिस रेफरेंस से हमने ये क्वेश्चन, जो ये हमने हिस्टोरिकल रेफरेंस उठाया है, इस पर कुछ अलग से भी क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि इसका जो हमारे जो मन में जो क्वेश्चन, जो स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चन रेज होगा उसका आंसर किस प्रकार होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किस प्रकार का थॉट लेकर ये प्रोसेस बनाया होगा, किस प्रकार का थॉट, किस प्रकार का माइंडसेट लेकर के ये इवेंट्स को रचा गया होगा, ठीक है। तो कैसे वो जो हिस्टोरियन होता है, कैसे वो उस नैरेटिव में अपने फिक्स करता है और अपने नैरेट को पूरा करता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एग्जामाइनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और जिस प्रकार का भी हिस्ट्री ऑफ सोर्सेज लिखाया जाता है, जिस प्रकार का सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लेकर नैरेटिंग किया जाता है, उसको, उस चीज़ को बहुत ही बारीक तरीके से एग्जामाइन किया जाता है, क्रिटिकली एग्जामाइन किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा।
आगे पढ़ते दोस्तों, कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जैसे कि मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बहुत सारे मेथड हमको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है हिस्टोरिकल रिसर्च को करने के लिए। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हर एक जगह की ज़िंदगी में डिसिप्लिन कितना महत्व रखता है। हर एक प्रोसेस में, हर एक चीज़ में डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी प्रकार हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए भी डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है जैसे कि फ्रेंड्स आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ स्टडी चाहिए होती है। आर्चिवल साइंस क्या होता है आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में टॉपिक अच्छे से दिया गया है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी यानी कि जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसकी स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। नेक्स्ट है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है, यानी कि एपिग्राफी का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि किस प्रकार का, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे हो, इसमें किस प्रकार का स्टडी किया गया है, किस प्रकार का लैंग्वेज लिखा गया है, किस प्रकार का इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट लिखा गया है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए ही हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन यानी कि एपिग्राफी। नेक्स्ट यहाँ पे एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, यानी कि किस प्रकार का लेटर का स्टाइल किया गया है, किस प्रकार का पेपर का स्टाइल किया गया है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब फ्रेंड्स होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है लिंग्विस्टिक, ठीक है। लैंग्वेज के स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी, जैसे कि आप आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रकार की भाषा पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अलग जो पास्ट में जो इवेंट्स लिखे गए थे, बहुत सारे अलग अलग राइटिंग्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, तो उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंग्विस्टिक को, ठीक है, जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये जो स्टडीज़ हैं इसको एक आप नोट पेपर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। कुछ मैच द कॉलम के लिए पूछ सकता है, जैसे कि एक कॉलम में स्टडी दिया रहेगा और दूसरे कॉलम में वो लिंग्विस्टिक या फिर न्यूमिस्मेटिक दिया रहेगा। तो आगे फ्रेंड्स जान लेते हैं कि न्यूमिस्मेटिक क्या होता है। न्यूमिस्मेटिक आपके सामने देख पा रहे हैं कि आप न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। इसका फ्रेंड्स मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब कि जैसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, बहुत सारे सिक्के होते हैं जो हमें आसानी से पहचान नहीं पाते हम उसको, ठीक है, जिसको हम आसानी से पहचान नहीं पाते कि किस प्रकार का, किस साल में ये बना होगा, ये जो कॉइन है किस साल में बना होगा, या फिर किस सदी का होगा ये कॉइन। उस चीज़ को हम पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। आई होप फ्रेंड्स आपको यह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लाइनेज, यानी कि किस सदी से सिचुएशन बनते आ रही है, किस सदी से ये जो सिक्का है या फिर जो जनरेशन बनते आ रही है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी से आपको समझ में आ रहा होगा जीन यानी कि जनरेशन, ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जीन का मतलब होता है जीन, जनरेशन, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। बस आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। आज के लिए हमने पढ़ा कि जो हिस्टोग्राफी का थीम होता है, ठीक है, हिस्टोग्राफी का थीम होता है, वो आज हमने इस वीडियो में हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।